वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की सपहर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर पर एडवाइस करता हूं। अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉल्स लूँ, क्योंकि आपकी जो कॉल्स हैं वो हज़ारों की तादाद में आती हैं, लेकिन मेरी भी जितनी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा कॉल्स में ले सकूँ लूँ, और आपके जितने भी मसाइल उनको हल करूँ। बेशुमार कॉलर लाइन के ऊपर होते हैं। देखते हैं हमारे कॉलर कौन से जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल यह है कि जी मुझे यहाँ पे डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी ह्यूमन राइट्स पे। तो अब यहाँ पे मैं शादी करना चाहता हूँ। एक लड़की है पाकिस्तान से जिसके पास स्टडी वीज़ा है। तो मेरे पास यहाँ पे अकोमोडेशन भी है, जॉब भी है। तो मैंने ये आपसे पूछना है कि क्या उसको मेरी वजह से यहाँ पे जो है वो वीज़ा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो इसका फिर क्या हल है। मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव है जी यहाँ पे। इसका ज़रा डिटेल से जवाब दे दें प्लीज़। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है स्टे मिलने के, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे हो, अगर उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हो जाए वो सेटल्ड यूके में हो, यानी जिसके पास या ब्रिटिश पासपोर्ट हो या इंडेफिनिट स्टे हो, फिर तो वीज़ा आगे हो जाता है। लेकिन आपके पास चूँकि सेटल्ड वीज़ा नहीं है, लिहाजा अगर आपकी शादी करके और वो अप्लीकेशन करती है तो उसमें कोई 100% चांसेस नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस शायद अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिले, उनको पूरी बात बताएं, शायद वो कोई और दरमियानी राह आपके लिए निकाल सकें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा असाइलम केस कोर्ट ऑफ अपील में है। मेरे 7.5 साल हो चुके हैं बच्चों समेत इस कंट्री में। सर, मेरा सवाल ये है कि कोई मेरा चांस बनता है ILR के लिए, अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन करूं, जिसके लिए आपने फरमाया था कि डिस्क्रिशनरी लीव आपको मिल सकती है, जो कि किसी केस में मेंशन हुआ है। तो ये ILR के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे ये इस असाइलम केस पे क्या फर्क पड़ेगा? जी, मैं समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपके पेपर तो मैंने नहीं देखे, लेकिन मेरा ये आपको मशवरा है, पहली बात कि वो जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लें और नई एप्लीकेशन बच्चों की और फैमिली की बुनियाद पे अप्लाई करें। तो मुझे यकीन है कि नई एप्लीकेशन है आपको यहाँ स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर मलिक। जी जी, मैंने अपने एक दोस्त के बारे में पूछना था। उसके पास इंडेफिनिट स्टे है यहाँ पे, अच्छा पर रिसेंटली वो बैंकरप्ट हुआ है। अच्छा। तो उसके नेशनलिटी के क्या चांसेस, क्या प्रोसीजर है उसका? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अप्लाई वो कर सकता है, डिपेंड्स है कि शायद उसको दे और शायद ना दे, इसमें कोई गारंटी तो है नहीं है। तो अगर वो बैंकरप्ट ना हुआ तो फिर तो उसकी नेशनलिटी हो जानी थी, लेकिन उसमें नेशनलिटी में एक चीज़ ये भी उसकी करैक्टर देखते हैं कि आदमी का करैक्टर कैसा होना चाहिए। आजकल बदकिस्मती से जो होम ऑफिस वाले हैं, अगर किसी को टेलीफोन करते हुए गाड़ी में अगर आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं या पेनल्टी नोटिस आपको मिल जाता है, फिर वो आपको नेशनलिटी नहीं देते हैं। तो बहरहाल अप्लीकेशन करके देख लें, हो सकता है कि शायद उनको मिल जाए। डिपेंड है, ये इमिग्रेशन पर डिपेंड है, इमिग्रेशन की ऑफिसर की डिस्कशन पर जो इसका केस का फैसला करेगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब जी। जी फरमाइए। जी, मैं यहाँ पे परमानेंट रहता हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर फॉर लास्ट 30 years। अच्छा, 30 ईयर्स से? 30 years, या ब्रिटिश अच्छा। पासपोर्ट होल्डर। एंड पेरेंट्स को एज ए डिपेंडेंट बुलाना, उसके लिए क्या जी, पहली बात यह कि अगर आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, आपके पेरेंट्स अब्रॉड में, आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन उसमें 3 शराइत होती हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये कि उनमें से एक की एज 65 से ज़्यादा की हो, फाइनेंशियली और हर लिहाज से वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, और वहाँ उनका कोई आदमी लुक आफ्टर करने वाला ना हो। अगर ये 3 शराइत या रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हैं तो फिर ऐसी एप्लीकेशन वो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी विजिट वीज़े पे यहाँ पे आया है तो वो ऐसी एप्लीकेशन यहाँ से भी कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मैं बात कर रही हूँ। मैंने ना पूछना था कि मैंने ना अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए अप्लाई किया था फॉर विजिटिंग वीज़ा। अच्छा। तो उधर से ना उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, और उन्होंने मतलब कारण ये बताया है कि एक तो ये कि उन्होंने ना सडनली पैसा शो किया था, जैसे 1-2 महीना रख के। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपने हमें चीट करने की कोशिश की है, अगर आपके पास 10 भी रुपए थे तो आपको शो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो दूसरा ना वो क्या है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, तो उसने एक तो मैंने इधर से परमिट के जो पेपर डाले थे। ठीक है, तो अभी आपका सवाल क्या है? तो उसका रिफ्यूज हो गया है। तो वो अब उन्होंने हमें अपील पैक कुछ नहीं दिया, और ना ही हमारी फाइल रिटर्न की है जो हमने फाइल उधर लगवाई थी।
ठीक है। तो ना ही अपील पैक दिया है, ना ही हमें कोई डॉक्यूमेंट वापस। चलो ठीक है, पासपोर्ट ही वापस किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं तो उस वक्त वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर भी दे देते हैं और पेपर भी सारे वापस कर देते हैं और साथ अपील के फॉर्म भी देते हैं। तो इसमें यही हो सकता है कि विद इन 20 डेज़ आप अपील उसके खिलाफ कर सकते हैं, डिसीजन के खिलाफ, और जो अपील होगी वो इधर यूके में सुनी जाएगी। तो अपील में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं चूँकि आपको जाकर जज के पास बैठ कर उसको सारी बात बताने का चांस मिलता है। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप चाहती हैं तो इसमें अपील कर दें। दूसरी नाज़रीन ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर किसी के पास उधर पैसे नहीं है, अगर कोई विजिटर वीज़े पे अप्लाई करना चाहता है तो नहीं है तो नहीं है, या अगर कोई 1000-2000 रुपया है वो भी काफ़ी है। लेकिन बाज़ का ऐसे होता है लोग अचानक ये बताने के लिए कि इमिग्रेशन वाले शायद खुश होंगे कि हमारे अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, इधर उधर से 2-4 लाख रुपया मांग कर तो बैंक में डाल देते हैं। तो इमिग्रेशन वाले फिर वो पकड़ लेते हैं कि जी ये आपने क्यों डाला था, आप हमें चीट करने की कोशिश कर रहे थे या आप ओवर क्लेवर होने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा कोशिश किया करें कि आपकी जो जेन्युइन स्टेटमेंट थी बस वही सबमिट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना है, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश नेशनल हैं और मेरा पासपोर्ट नेशनलाइजेशन के लिए किया हुआ है। मेरी 4 मंथ्स की बेबी है। मुझे ये पूछना था कि उसका पासपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा चूँकि आपके जो हस्बैंड है वो ब्रिटिश नेशनल है, आपके पास भी इंडेफिनिट स्टे है। इसका मतलब है जो आपकी बच्ची पैदा हुई है वो बाय बर्थ ब्रिटिश है। तो पोस्ट ऑफिस में आप जाएं, वहाँ से पासपोर्ट का एप्लीकेशन फॉर्म लें और कंप्लीट करके भेज दें। तो मुझे यकीन है 2-4 वीक में ही आपको बच्ची का पासपोर्ट मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी जी, आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें और मुझसे बात करें। हेलो जी हाँ, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप टीवी पे जवाब सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़्यादा बेहतर है जब आप की कॉल मिल जाए तो डायरेक्ट मुझसे टेलीफोन पे बात कर लीजिए। देखते हैं नाज़रीन हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मलिक साहब, मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा एडवाइस लेना चाहता हूँ जी, क्योंकि वो मेरे लड़का जो है कि इंडिया शादी करके आया। अच्छा, तो वो तो इधर का बोर्न है, ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक है। तो लड़की की एज जो है कि वो 19 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो उसको स्पॉन्सर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका क्या चांस है आने के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इस वक्त को ज़्यादा अच्छा चांस नहीं लगता है चूँकि इमिग्रेशन वालों ने कुछ अर्सा पहले कानून चेंज कर लिया था। कहा था कि अगर किसी लड़की की उम्र 21 साल से कम उम्र की होगी वो शादी करके नहीं आ सकेगी या कोई लड़का शादी करके नहीं आ सकेगा। खैर ये जो डिसीजन था ये हमारे ख्याल में अगेंस्ट ह्यूमन राइट था, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट से इसका डिसीजन आ गया है कि ये फैसला सही नहीं है। ये जो कानून चेंज करने का उम्र 18 साल है करो तो 18 साल ही होनी चाहिए। अब होम ऑफिस वालों ने उसके खिलाफ अपील कर रखी है। तो फिलहाल कानून यही है कि जब तक किसी की उम्र 21 साल नहीं होती वो यूके में नहीं आ सकता। बहरहाल आप ऐसी सूरत में विजिटर वीज़े के लिए अप्लाई करें तो विजिटर वीज़ा मुझे यकीन है कि उनको मिल जाएगा, वो आती जाती रहेंगी। तब तक वेट करें, देखें कानून कानून का क्या होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कुछ ही अरसे में ये कानून चेंज हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा कजन इस मुल्क में आया था तकरीबन 2 साल पहले स्टूडेंट वीजा पे। ठीक है। उसकी शादी एक ब्रिटिश लड़की से हो गई और उसने फिर FLRM के लिए एप्लीकेशन की। वकील जो था उसने एप्लीकेशन भेजना भूल गया, वो हॉलीडेज पे चला गया। तो इसी चक्कर में मेरा कजन डिटेन हो गया और अब वो बेल पर है। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम अभी इस वक्त वकील को चेंज करवा सकते हैं? उसकी एप्लीकेशन तकरीबन 2 माह बाद भेजी गई है। उसकी डिटेन होने के बाद हमें पता चला है कि एप्लीकेशन तो थी नहीं उनके पास, होम ऑफिस के पास। तो क्या अब इस स्टेज पे हम वकील चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या उसका प्रोसीजर है? थैंक यू। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, वकील आप एनी टाइम पे अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे चेंज कर सकते हैं। उसका तरीका यही होता है कि आप नए वकील के पास चले जाएं तो वो पुराने सॉलिसिटर से आपकी फ़ाइल मंगवा के ले लेता है। तो जहाँ तक उनकी एप्लीकेशन का तल्लक है, अगर वो गई हुई है देखें होम ऑफिस वाले उसको क्या डिसीजन करेंगे, लेकिन होम ऑफिस को मेंशन कर दें कि ये जो ओवर स्टे हुआ है आपका जो कज़न है या आपका जो रिश्तेदार है इसमें आपकी गलती नहीं थी। तो आगे होम ऑफिस तक है कि वो इसका क्या डिसीजन करेंगे, क्या फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, मैं टीयर की कैटेगरी में यहाँ पे रिलीज वर्कर पे आया था। तो ये क्या है, मेरा वीजा रिलीज वर्कर के तौर पर टीयर 5 में एक्सटेंड हो जाएगा और कौन सी कैटेगरी में होगा? क्या इसमें इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा? चांसेस है इसमें 5 साल के बाद? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जो टीयर 5 पे हैं इस पे पिछले दिनों काफ़ी बहस रही है, तो ये आप इसको टीयर 2 में चेंज कर सकते हैं। और जो टीयर 2 है वो लीड्स टू
परमानेंट सेटलमेंट है। तो अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ गए किसी वकील के पास चले जाएं, उनके से डिटेल में बात करें, वो आपको समझा देंगे। इन ब्रीफ ये कि टीयर 5 है ये टीयर 2 में चेंज हो जाएगा, टीयर 2 है वो लीड्स टू सेटलमेंट कर लेता है। तो इसका मतलब है आप टीयर 5 से टीयर 2 पे चेंज कर लें और टीयर 2 में आपको सेटलमेंट मिल जाएगी 5 साल के बाद। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मेरे एक दोस्त है मौलाना साहब जिन्हें 2006 में मस्जिद वालों ने इमामत के लिए बुलाया था। ठीक है। तो उनका 5 साल पूरे होने से पहले मस्जिद के साथ कोई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने लेकिन वो पे स्लिप भी देते रहे और टैक्स भी उनको देते रहे। तो उन्होंने जब अप्लाई किया इंडेफिनेट के लिए तो मस्जिद वालों ने लिख दिया कि हम इनको नहीं रखना चाहते। अच्छा। अब उनका केस जो है ना रिफ्यूज हो गया, उनके बीवी बच्चे भी साथ हैं, 5 साल उनको हो गए हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में ये सिर्फ मस्जिदों के साथ नहीं, हर जगह यही चक्कर है, गुरुद्वारे में भी, टेंपल में भी, मस्जिदों में भी जो बेचारे लोग आते हैं, ख्वाह वो इमाम हो या अगर गुरुद्वारे में काम करते हैं, टेंपल में काम करते हैं, यही प्रॉब्लम उनके साथ है। बहरहाल अगर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई तो उनको कहें इसके खिलाफ अपील कर दें, तो अपील में देखें जज इसका क्या फ़ैसला करता है। तो अगर किसी वजह से फ़ैसला उनके खिलाफ हो जाता है तो वो बीवी बच्चे की बुनियाद पर भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। गो कि उसमें 99% चांसेस नहीं, लेकिन फिर भी उनके चांसेस हैं, चूँकि ये ऐसी चीज़ थी जो उनके कंट्रोल से बाहर थी। ज़्यादा बेहतर है कि इसमें अपील कर दी जाए और अगर ज़रूरी समझे तो किसी अच्छे वकील से मशवरा भी कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। एक्चुअली वो लेगसी में आते थे और तकरीबन उन्हें यहाँ आए हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन ये लास्ट फ्राइडे उनका जो है रिफ्यूज हो गया है। अच्छा। और उन्होंने मेरा नहीं बताया हुआ था और मेरा एक बेबी भी है, जैसे मैं स्टूडेंट वीजे पे हूँ और मेरा बेबी भी तकरीबन 1 साल का है। तो क्या उनको जो हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए या कोई मजीद एप्लीकेशन करनी चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स पे बेबी का और मेरा बता के, या क्या करना चाहिए? प्लीज डिटेल में आंसर दें। असल में आपसे गलती ये हुई है कि जब उनका लेगेसी के केस चल रहा था उन्होंने ये बता देना चाहिए था कि मेरी वाइफ इधर लीगल तरीके से रह रही है और मेरा बेबी भी है, इसको भी वो कंसिडर करते। बहरहाल आप अगर लेगेसी की एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो गई है उनकी, तो इमीडिएटली इसको हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में चैलेंज करें। तो कई केसेस मैंने रिसेंटली देखे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में कि कई केसेस जो लोग हाई कोर्ट में गए उनको हम असल इमीडिएटली स्टे दे देते हैं, चूँकि उनको भी खर्चा आता है। फिर लेगेसी केसेस ऐसी स्कीम थी जिसमें अगर लाखों की तादाद में लोगों को स्टे मिला है तो आपके हस्बैंड को क्यों नहीं मिला, तो इमीडिएटली इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें जुडिशल रिव्यू में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, मुझे नमस्ते सर, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। वो यहाँ पे पिछले 5-6 साल से हैं। पहले वो WHM वीजा पे आए, फिर स्टूडेंट पे गए, फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट पे गए, फिर अभी उनको लास्ट 1 ईयर से वर्क परमिट है जो 2013 तक है। अच्छा। अगर इस बेसिस पे वो ILR अप्लाई करना चाहे तो हो सकेगा क्या उनका? जी वो नहीं हो सकेगा, सिर्फ उनको उस कैटेगरी में 5 साल पूरे कर लें जो कि सेटलमेंट, जिस पे के सेटलमेंट मिलती है, जो कि लीड्स टू सेटलमेंट है, वो कैटेगरी जैसे वर्क परमिट की है या जैसे कि HSMP की है, उस कैटेगरी में अगर को 5 साल पूरे कर ले तो फिर उसके 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये जो कैटेगरी थी जो कि स्टूडेंट है या वर्किंग हॉलीडे मेकर रहे हैं या स्टूडेंट डिपेंडेंट रहे हैं, वो चूँकि सेटलमेंट उसमें नहीं मिलती, लिहाजा वो पीरियड उसमें काउंट नहीं होता है। अलबत्ता ये जो पीरियड होता है किसी भी कैटेगरी में, जैसे स्टूडेंट है या वर्किंग हॉलीडे मेकर है, ये अगर 10 ईयर्स की बुनियाद पर अप्लाई करें उसमें काउंट होता है, लेकिन मौजूदा सूरत में वो काउंट नहीं होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब मैं ना ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी, और डिग्री हाँ जी डिग्री हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वर्क परमिट अप्लाई किया है या पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई किया है? हाँ जी, जी डिग्री तो बाद डॉक्टर साहब उन्होंने जो HMP जो वीजा होता है, ठीक है मैं समझ गया जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपके बेटे ने यहाँ से डिग्री कर ली थी तो वो पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई कर सकता है, जो कि 2 साल के लिए परमिशन होती है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे काम कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो उनका दिल चाहे कर सकते हैं। तो अगर डिग्री है और बैंक में उनके पैसे थे 800 से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा, तो उनको मिल जाना चाहिए था। आमतौर पर 2-3 महीने में इस केस का डिसीजन हो जाता है। ज़्यादा बेहतर हम आपको फ़ोन भी कर सकते हैं या अपने वकील को कहें उनको रिमाइंडर भेजें या फिर MP के थ्रू भी चिट्ठी लिखवा सकते हैं, तो मुझे यकीन है उनको बहुत जल्दी स्टे लग के आ जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने एक वकील के ज़रिए 14 साल के बेसिस पे लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, जुलाई में। तो अभी तक मतलब मेरा वकील ये कहता है कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम एक तो क्या है? आपने फ़ी भरी थी?
جی میں نے اس کو پیسے دے دیے تھے. ہوم آفس کی فی وہ کتنی ہے سر؟ آپ نے کتنی بھری تھی؟ مجھ سے اس نے 3,000 پاؤنڈ لیے ہیں. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ہوم آفس کی جو فی ہوتی ہے 972 ہے. تو اگر آپ نے یہ فی بھر گئی تھی, ان کو اپلیکیشن چلی گئی تھی, تو ویک یا 10 ڈیز میں ہر حالت میں ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے جو 14 ایئرس کی کیٹیگری میں ہوتی ہے. تو زیادہ بہتر آپ ہوم آفس سے فون کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اپلیکیشن کی تھی تو ابھی تک آپ کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی ہے, یا پھر وکیل کو کہیں وہ ان کو ریمائنڈر بھیج دیں. تو عام طور پر 8-10 دنوں میں اس کی ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے اگر آپ فی بھرتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو ست شری اکال جی. جی ست شری اکال. میرا نا کالز بند ہو گیا جی. جی تو میں نے نا ابھی انڈیا جانا ہے, میرے پاس ویزا ہے 2014 تک کا. اب مجھے بتائیں گے میں کیا کروں؟ جی آپ کے کال کا شکریہ. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ کا ویزا کینسل نہ ہو گیا, چونکہ اگر کسی وجہ سے آپ کا کالج بند ہو جاتا ہے تو امیگریشن والے ویٹ کرتے ہیں 2 مہینے تک, کہ اگر 2 مہینے تک آپ نئے کالج میں اسی کورس میں ایڈمیشن لے کر ہوم آفس کو بتا دیں تو آپ کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ یعنی وہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 2 مہینے کے اندر ہوم آفس کو نہ بتائیں, 2 مہینے کے بعد وہ آپ کا ویزا کینسل کر دیتے ہیں, یعنی اس کو لیو کو جو ہے اس کو کرٹیل کر دیتے ہیں. تو اگر یہ چیک کریں کہ اگر آپ کا کالج 2 مہینے سے پہلے بند ہو گیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ویزا کینسل ہو گیا ہو. جا تو اینی ٹائم سکتے ہیں لیکن واپس آپ کو آنے پہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے بات کرنی تھی اپنے بیٹی کے بارے میں نا. جی فرمائیے. ہم آئے تھے 2003 میں اس کنٹری میں. اچھا. تو میری بیٹی جو ہے نا 8 ایئر کی ہو گئی ہے. اچھا. تو ہم نے کیس کیا ہوا ہے اس کے بارے میں, لیکن لائر جو نا ہمیں کچھ صحیح بات نہیں بتاتے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ نا ہمیں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. لاسٹ 5-6 منتھ سے ہم نے نا اپنی بیٹی کے نام کے کیس ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو نا, اور ہم کوئی بھی بینیفٹ یہاں سے نہیں لے رہے. مطلب آپ ہم 9 ایئر ہو گئے ہمیں, لیکن ہم کافی ہارڈ ٹائم گزار رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. یہ پوچھنا تھا کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا نا اس کو. جی ٹھیک ہے. آپ کے کال کا شکریہ, میں سمجھ گیا. لیکن اگر 2003 میں آئے تھے, آپ کو 9 ایئرس تو نہیں ہوئے ہیں, تو 9 ایئر پتہ نہیں کیسے ہو گئے. لیکن 2002 میں ہم آئے تھے نا, 2003 میں میری بیٹی پیدا ہوئی. چلو ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کی بنیاد پہ اپلائی کیا, آپ کی بیٹی کو یہاں 7 ایئرز ہو گیا, تو مجھے یقین ہے آپ کو کچھ ہی عرصے میں اسٹے مل جائے گا. تو امیگریشن والے عام طور پر اس میں 3-1 مہینے لگاتے ہیں, اور 3-1 مہینے میں آپ کے کیس کا ڈیسیشن کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ویٹ کریں, اگر 3 مہینے نہیں ہوئے, عام طور پر 3 مہینے سے 2-3 ہفتے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور 2-3 ہفتے بعد بھی ہو سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام عمر ہے, اور میں اپنی امی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں نا. وہ 2002 میں آئی تھی اس ملک میں. ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے 2 سال کا ویزا ملا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد اس کو 3 سال کا مل گیا. پھر اس نے جب انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اسے ریفیوز کر دیا نا. اچھا. تو پھر اس کے بعد اس نے لیگیسی میں ڈال دیا. پھر ہم اس کے پیچھے آ گئے نا 3 سال بعد. پھر ہمارا بھی کیس اس نے لیگیسی میں ڈالا ہے. تو ابھی اس کا 3 سال کا آ گیا ویزا, اور میرا نہیں آیا ہے نا. اچھا. تو اس کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے تھا, یہ کیوں اس کو 3 سال کا مل گیا؟ جی آپ کے کال کا شکریہ. اصل میں گڑبڑ وہاں سے ہوئی کہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈسکشن لیو ملی تھی. تو اگر کسی کو ڈسکشن لیو ملے, وہ 6 سال کے بعد انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اگر ان کو 2 سال پہلے ملی تھی ڈسکشن لیو, اور اس کے بعد 3 سال اور ملی تھی, اس کے مطلب ان کو 5 سال ہو گئے تھے. 5 سال کے بعد آپ نے انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی نہیں کرنا تھا, آپ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا تھا جو آپ کو 3 سال کی ملنی تھی. تو اس دوران اگر آپ 6 سال پورے کر لیتے تو پھر اپلیکیشن کرتے تھے. خیر بہرحال اب ان کو اگر اسٹے لگ کے آ گیا, کیونکہ وہ پہلی اسائلم سیکر تھی جنہوں نے بہت پہلے اسائلم کیا. آپ کو اگر کیوں نہیں ملا تو یہ زیادہ بہتر اپنے وکیل سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوم آفس نے بتائی ہوگی, تو یا پھر کسی اور وکیل سے مشورہ کر لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو. جی فرمائیے. Mr. Malik, I have 2 questions. Yeah, sure. The thing is, my husband came here on HSMP visa in the month of March 11th, 2007. But our visa expires on February 14th, 2012. And we are falling short by 28 days to apply for our ILR. So do we have to apply for an extension or ILR? That's my first question. And the second question is, my son is studying in college where he's doing his IT. And because he is staying here for more than 3 years, the college is not charging him any fees, only just the registration fees. He's paying only £230. They consider him as a home student. Okay. So will this be considered as a benefit?
when we apply for ILR. Okay, thank you for your call. Yeah, I got you. Basically, as far as your first question is concerned, and once basically that technically you should get extension for 1 month and then make an application for indefinite stay, because in 2012 February you won't be completing 5 years in the UK. But because there is a very short gap of 28 days, so there are chances if you make an application indefinite stay, and when Home Office basically makes decision on this application, you might have completed 5 years. So the best thing is just take a legal advice from solicitor, and if you can make an apply for indefinite stay, so there are chances you will get it. But the safest way is to go for extension and then complete 5 years, then go for indefinite stay. As far as your son is concerned, if you don't have British passport or indefinite stay, your son is not entitled to be treated as a home student. But sometime the colleges, they don't know about that and they consider people as a home student, but this is not considered as benefit. So if he is basically not paying any fee, that's fine, you can continue with that. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे एक ये बात पूछनी थी कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। और मैं मतलब शादी करना चाहता हूँ यहाँ एक जो लड़की के साथ उसके इंडेफिनेट वगैरह है ना। अच्छा। तो इसके लिए क्या तरीकाकार होगा, और जब मैं अपना पासपोर्ट भेजूंगा तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? जी, पहली बात यह कि अगर आप उसके साथ शादी कर रहे हैं, तो अगर तो वो काम कर रही हैं और बेनिफिट्स के ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल आप टाउन हॉल में जाकर शादी रजिस्टर करके तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आमतौर पर 3 महीने में इस केस का फैसला हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। Assalamu alaikum. My name is Rayaz Siddiqui, and I came on the work permit from India in 2005. I got my ILR in 2010 September, and it's almost 1 year for my ILR. I need to apply from my naturalization, and me and my wife, we both are on ILR. My daughter was born in 2008 when I was on a work permit. Does she need to apply for naturalization, or she can directly apply for a British passport? Okay, thank you for your call. Basically, your daughter needs to apply for naturalization first, because she was not born here, and only those children who are born here with the parents who basically got indefinite stay or British national, they can apply for directly for British passport. But in her case, you need to apply for naturalization. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप प्लीज थोड़ा तफसील से मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग इस कैटेगरी में हैं। जी फरमाइए। मेरी बेटी है, मैंने अपने 3 बच्चों के साथ असाइलम किया था 2006 में। अच्छा। तो मेरी जो बड़ी बेटी थी उस टाइम 18 इयर्स की थी, तो उसको केस उन्होंने सेपरेट करके उसे रिफ्यूज पे रिफ्यूज करते चले गए थे, और मुझे और मेरे 2 बच्चों को उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया था। उसके बाद मैंने जब अपनी बेटी का लेगेसी अनाउंस हुआ, तो लेगेसी में उसका केस डाला, तो उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया, मतलब 2 टाइम उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने यूरोपियन यूनियन में उसका केस डाला, तो वहां से लेटर आया है कि हाँ, हम आपके केस को देख रहे हैं, और ये लेटर, ये एक जो हमने आपको लेटर भेजा, ये आप होम ऑफिस वालों को दिखा दें। अब मुझे ये पूछना है, क्या मैं हाई कोर्ट में जा सकती हूँ या यूरोपियन यूनियन वालों का वेट करूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यूरोपियन में बाद लोग ऐसे जैसे आपने एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आपका वो फाइल देखते हैं, हो सकता है रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं, चूँकि वो तो कोई पॉइंट ऑफ लॉ या कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो चुका, उसके बाद आप जाएँ तो फिर कुछ चांसेस होते हैं। तो मौजूदा सिचुएशन में आप हाई कोर्ट में अभी नहीं जा सकते। जब आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था उस वक्त आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती थी। तो ज़्यादा बेहतर है आप किसी अच्छे वकील से सेकंड ओपिनियन ले लें, देखें इसमें क्या हो सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं पूछना सी कि मेरी की कहते ने ना सारी फैमिली ਇੱਥੇ यूके ਚ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, और वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो मैंने की करना चाहिए? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अमेरिका और कनाडा में आप ब्लड रिलेशंस को रख सकते हैं, रिलेटिव को रख सकते हैं, लेकिन यूके में नहीं रख सकते। ऐसा कानून कोई नहीं है। अलबत्ता एक प्रोविज़न है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता आपकी सिस्टर आ रही हैं, तो ज़्यादा बेहतर था एप्लीकेशन देने से पहले आपने लीगल एडवाइस ले ली होती। तो अभी में आप देखें, अब आपकी जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, इसमें आपको अपील का राइट मिला है या नहीं मिला है। अगर अपील का राइट मिला है तो आप इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर अपील का राइट नहीं मिला, इसको आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। Yeah, hi. I just need some advice. Sure. Yes, go ahead. Yeah, hi. It's just that I'm actually divorced, and I was looking to get married to another girl
from India, and she's got a baby boy. So I was just wondering what's the best way to go about. So are you married or not yet? No, I'm divorced. So are you working? Yes, I am. So you're planning to go to India? No. I'm trying to get her here and get married. Okay, and thank you for your call. Basically, chances are not very you can say promising. I don't think so there are any chances she will get visa to come here and to marry you, because there are two provisions. Number one, if you go over there and you are engaged over there, there's a solid proof of your engagement, then in that case she can get a fiancé visa to come to the UK, but still immigration people are very reluctant to issue that visa. In your case, probably best advice is you go over there, marry her, and then she can make an application from there. And before making this application, she needs to pass one English test. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मेरे दो सवाल हैं जी। पहला सवाल ये है कि मुझे ना 2 साल पहले अक्टूबर में इंडेफिनेट लीव मिली थी 10 साल यहाँ रहने की वजह से। अब मैंने इस दौरान मुझे 2009 में जो है ना मुझे पॉइंट लग गए थे ट्रैफिक की जो है ना एक वो ऑफेंस पे 6 पॉइंट लग गए थे। तो मैंने ये पूछना है कि मैं अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूं तो क्या उस पर प्रॉब्लम होगी? और दूसरा ये क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ यहाँ पर आ गई थी मेरे बाद, यानी मैंने उनको डिपेंडेंट बुलाया, उनका मेरा वीज़ा लगा हुआ है, उनका 2 साल वाला। तो क्या उनकी मैं एक्सटेंशन या इंडेफिनेट अप्लाई करता हूँ तो क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा? और मैंने अपने पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए थे जब मैंने अपनी इंडेफिनेट लीव अपनी अप्लाई की थी 2 साल पहले। जी मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ओमाफ्स की डिस्कशन पे नेशनल डिवीजन के आपको नेशनलिटी देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे हालात में नेशनलिटी की आप वो नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आप एप्लीकेशन कर दें और साथ सारी डिटेल लिखते हैं कि किन सर्कमस्टांस में आपको पॉइंट्स मिले थे और आपने फ़ाइन पे कर दिया वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उनकी डिस्कशन पर कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपकी वाइफ का तल्लुक है, बिल्कुल आप वो जब अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके पॉइंट्स का, तो आप अपनी नेशनलिटी के लिए चांस ले सकते हैं। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में आपसे फिर मुलाकात होती है।